Hello everyone, this is me Jasveer Singh. So welcome in political science class. So today we will discuss about the Indo-China relations from the beginning, means after partition. So Indo-China relations. So chapter number 4, India's external relations. So Indo-China relations. So most important topic है. So इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है, जो एक्सटर्नल रिलेशंस हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंट्री है इंडिया के लिए, और इंडिया की नेबर कंट्री भी है, और वर्ल्ड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिकली काफ़ी राइजिंग कंट्री है ऑल ओवर. तो फर्स्टली समथिंग अबाउट चाइना, कि चाइना है क्या, चाइना की लोकेशन. सो चाइना एक एशियन कंट्री है बेसिकली, और वर्ल्ड की इन टर्म्स ऑफ साइज़ में सबसे बड़ी कंट्री है. सॉरी, नॉट इन साइज, इन पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ने जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री करंट, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम पे चाइना की पॉपुलेशन नियरली 140 करोड़, 1.4 बिलियन टोटल पॉपुलेशन है. तो इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर चाइना. इंडिया की पॉपुलेशन, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2020 में, तो यहाँ तक इंडिया की पॉपुलेशन 1.32 बिलियन जो इंडिया की पॉपुलेशन है. तो चाइना का टोटल जो चाइना के पास जोग्राफिकल एरिया है, जो उसकी एरिया है चाइना का, वो 9.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और इंडिया के पास जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. मीन्स इंडिया से 3 टाइम इन साइज चाइना लार्ज है. क्लियर. तो पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन और इन साइज हमने इसको कंपेयर कर लिया इंडिया चाइना को. अब नेक्स्ट इंडिया, जो चाइना का जो वहाँ पर किस टाइप का सिस्टम वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया, पॉलिटिकल सिस्टम को करें, तो चाइना 1949 में चाइना को अनाउंस किया गया, जिनको डिक्लेयर कर दिया गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. वैसे चाइना के 2 अलग अलग नेम है, उसकी जो हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग. 1949 से पहले चाइना का जो नेम था वो रिपब्लिक ऑफ चाइना. तो रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो डाउनफॉल हो गया, तो वहाँ पर एक जो नई कम्युनिस्ट पार्टी, पीपल्स कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको मतलब पीपल्स कम्युनिस्ट पार्टी PCP, ठीक है ना. तो वो उसने 1949 के बाद चाइना को रीनेम कर दिया, और चाइना में जो चाइना का फुल नेम है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. क्लियर. तो जैसे इसका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का राइज होता है, तो उसको एज अ कंट्री, इसको जो रिकग्नाइज करना था, तो इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री था जिसने चाइना को एज अ कंट्री रिकग्नाइज किया था स्टार्टिंग में. तो USA, जो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़, उन्होंने चाइना को एज अ कंट्री रिकग्नाइज नहीं किया था 1949 के बाद इमीडिएटली. बट इंडिया ने इमीडिएटली 1950 में ही इसको जो एज अ कंट्री अपनी कंसेंट जब अपना एग्री कर गए थे कि हाँ, कि हम चाइना को एक कंट्री मानते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को स्पेशली. सो चाइना में जो टोटली जो कम्युनिस्ट पार्टी है, तो 1949 से वही पार्टी वहाँ पर रूल कर रही है. सिंगल पार्टी सिस्टम है, और वो लोग उस कंट्री में सोशलिस्ट के जो मार्केट इकोनॉमी है उसको प्रेफर किया जाता है. जो हमारा रिसेंट सेकंड चैप्टर में डिस्कस करके आए थे कि इकोनॉमीज होती हैं 2 टाइप की, एक कैपिटलिस्टिक और एक सोशलिस्टिक. तो चाइना में किस टाइप का पैटर्न फॉलो किया था, सोशलिस्टिक जो मार्केट इकोनॉमी है. तो चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है कि हर बार एक ही पार्टी वो रूल कर रही है फ्रॉम द बिगनिंग. तो अब इंडिया और चाइना के रिलेशंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आती हैं, तो उसको हमने डिवाइड कर दिया इनटू 3 फेज, जिसको 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया गया. जैसे एरा ऑफ फ्रेंडशिप, स्टार्टिंग में इंडो चाइना रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे. उसके बाद इंडो चाइना रिलेशंस में का टर्निंग पॉइंट आया, उसको एरा ऑफ मिसट्रस्ट और कन्फ्रंटेशन है जो. उसके बाद थर्ड आता है एरा ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. जो फर्स्ट एरा में तो हम कुछ ऐसे इवेंट या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखेंगे जिसमें इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफ़ी स्मूथ रहे. और सेकंड जो फेज़ आता है इसमें इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो धीरे धीरे खराब, जो ग्रेजुअली ख़राब होने शुरू हो गए. तो उसमें हम सेकंड फेज़ में डिस्कस करेंगे उसका मिसट्रस्ट कैसे हुआ, एक दूसरी कंट्री का जो ट्रस्ट था वो ट्रस्ट खत्म हो गया, मिसट्रस्ट हो गया.
और देन थर्ड में आ गया कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के। तो उसके बाद जब मिसट्रस्ट हो गया, चाइना के बीच का वॉर होगी, वॉर ख़त्म होने के बाद उसके बाद इंडिया और चाइना के दोनों साइड से कंट्रीज़ ने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए, कुछ स्टेप्स लिए गए बाय द बोथ कंट्रीज। तो वो एरा डिस्कस करेंगे, जिसको हमने यहाँ पर उसको नेम किया एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट एरा ऑफ फ्रेंडशिप। एरा ऑफ फ्रेंडशिप में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है वो फर्स्टली है कि इंडिया का चाइना को रिकग्निशन देना, रिकॉग्नाइज करना एज अ कंट्री, कि चाइना हमारी एक नेबर कंट्री है, हम उसको वर्ल्ड मैप पे एक एज अ कंट्री हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, राइट। तो उस चीज़ को इंडिया ने अनाउंस कर दिया था अक्टूबर 1, 1949 को हुआ था। और इंडिया वन ऑफ द जो फर्स्ट कंट्रीज़ में था जिसने चाइना को रिकग्नाइज किया था, ठीक है ना। तो इसीलिए इंडिया और चाइना का रिलेशन है जो वो स्टार्टिंग से, जब 1949 में चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना स्पेशली इस्टेब्लिश उसको किया गया, तो उस टाइम तक उसका, इसीलिए इंडिया और चाइना के रिलेशन स्टार्टिंग में एक अच्छे तरीके से बिल्ड होने की, जो उस पर देखिए दोनों के रिलेशन अच्छे बिल्ड होंगे बिकॉज इंडिया ने चाइना को रिकग्नाइज कर दिया। तो एक तो ये होगा एरा ऑफ फ्रेंडशिप का जो फर्स्ट स्टेप किसके द्वारा लिया गया, इंडियन जो लीडर्स है इंडिया ने उसको एक्सेप्ट कर लिया एज अ कंट्री। तो ये होगा रिकग्निशन टू द कम्युनिस्ट चाइना। सेकेंड, क्वेश्चन ऑफ तिब्बत। अब इंडिया और चाइना के बीच में एक कंट्री थी तिब्बत एक टेरिटरी थी तिब्बत। तो उसके क्वेश्चन को लेके, सो तिब्बत स्टार्टिंग से चाइना का पार्ट नहीं था। 1950s में जब चाइना रिपब्लिक चाइना बनाया गया, पीपल्स रिपब्लिक चाइना, तो उस टाइम तक जो तिब्बत एक सेपरेट एक अलग कंट्री थी 1950s तक। बट चाइना ने वहाँ पर उसका अपना इन्फ्लुएंस जो बनाना शुरू कर दिया। चाइना ने वहाँ पर जो अपना इन्फ्लुएंस है मिलिटरली, सोशली, पॉलिटिकली वहाँ पर उसका अपना बनाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद इंडिया और चाइना में क्या होता है कि इंडिया और चाइना में 1954 में जो इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको हम बोलते हैं पंचशील। पंच मीन 5, शील मीन प्रिंसिपल्स, 5 प्रिंसिपल्स को बोलते हैं पंचशील। सो दोनों कंट्रीज़ ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया 1954 को। दोनों कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट, इंडियन और चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने इसको साइन किया। और इसमें स्पेशली इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो चाइना की सोजरेंटी है, सोजरेंटी मीन्स कि जो तिब्बत का जो पार्ट है, जो तिब्बत का रीजन, जो एरिया है, उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री एक्सेप्ट करने की बजाय इंडिया ने उसको, उसके ऊपर सोजरेंटी मीन्स कहीं ना कहीं उसको चाइना कंट्रोल कर रहा है, चाइना उसको रन कर रहा है, चला रहा है उसको, तिब्बत को। तो जो इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया 1954 में। तो ये भी इंडिया और चाइना, ये चाइना के लिए काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट था कि चाहे एक नेबर कंट्री ने जो तिब्बत की नेबर कंट्री थी उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि तिब्बत के ऊपर जो सुजरेंटी है, जो एक तरीके से उसको कंट्रोल कर रहा है, वो चाइना कर रहा है। इस चीज़ को एक्सेप्टेंस मिलने के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशंस और बेटर हो गए 1954 में। उसके बाद क्या हुआ, 1954 के बाद 1958 में एक रिवॉल्ट हुआ। रिवॉल्ट में क्या था, जो चाइनीज़ जो मिलिट्री थी तो उसके अगेंस्ट एक रिवॉल्ट किया गया बाय द तिब्बतियन आर्मी। जो भी उनके पास जो तिब्बत जो पॉपुलेशन थी तो वो उस चीज़ के अगेंस्ट थे, बिकॉज उनको लगता है कि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उनका कल्चर बाकी चाइना से, रेस्ट ऑफ द चाइना उनका कल्चर अलग है, उनके जो सोशली, इन्वायरमेंटली, जियोग्राफिकली वो लोग काफ़ी अलग हैं चाइना से। सो चाइना जो तिब्बत है वो कोई मिलिटरीली काफ़ी पावरफुल कंट्री तो है नहीं था। तो वहाँ पर पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल लीडर थे, वो एक ही थे, दलाई लामा। स्पिरिचुअल लीडर थे वैसे वो, उनको पॉलिटिकल लीडर भी तिब्बत के वही थे, दलाई लामा। सो दलाई लामा जब 1958 में दलाई लामा की लीडरशिप के अंडर या उनके कुछ और जो फॉलोअर्स थे तो उन्होंने रिवॉल्ट किया। उस रिवॉल्ट को चाइना ने सप्रेस कर दिया, दबा दिया, ख़त्म कर दिया 1958 में। और उन लोगों को बड़ी बुरे तरीके से उनको टॉर्चर किया गया। चाइनीज़ आर्मी ने, जो तिब्बतियन लोग थे, तिब्बतियन पॉपुलेशन थी, दलाई लामा के फॉलोअर थे, जो कि उन लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो उन एट्रोसिटीज़ उनके ऊपर हुई। तो उसके बाद
दलाई लामा और उसके जो 1000 फॉलोअर्स, उसके हज़ारों फॉलोअर्स, वो तिब्बत से मूव करके इंडिया में आ गए। उन्होंने तिब्बत अपनी कंट्री को, जब वहाँ पर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, चाइनीज़ आर्मी ने टॉर्चर्स करने शुरू कर दिए, तो उन्होंने अपनी तिब्बत को छोड़ के वो इंडिया में आके उन्होंने अजाइलम लिया। अजाइलम मीन्स इंडिया में आके शरण ले ली, ठीक है ना। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको जो उनके थाउजेंड्स जो डिवोटीज़ थे, तो उनको इंडिया का जो है दार्जिलिंग में उनको सेटल कर दिया। सॉरी नॉट धर्मशाला जो उत्तराखंड में धर्मशाला, तो धर्मशाला में उनको सेटल कर दिया गया। वो उनको स्टार्टिंग में एज अ रिफ्यूजी एक्सेप्ट किया गया कि उनको, लेकिन लिटरली उनको टिल नाउ वो इंडिया में ही है, ठीक है ना। 1958 से जो दलाई लामा और जो उसके फॉलोअर्स आए थे, हज़ारों की जो गिनती थी उनकी, तो वो इंडिया में, उसको हिमाचल प्रदेश की जो धर्मशाला है उसमें रह रहे हैं। सो इस इशू पे स्टार्टिंग में, तो जब इंडिया ने सपोर्ट की तिब्बत को लेके 1954 में, तो उस टाइम तक तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस फ्रेंडली थे, ठीक है ना। तो सिर्फ हमने जब इरा ऑफ फ्रेंडशिप है उसमें सिर्फ क्वेश्चन ऑफ तिब्बत, जब इंडिया ने स्टार्टिंग में इसको रिकग्नाइज कर दिया, उस टाइम तक इंडिया की चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे जो इस्टेब्लिश हो रहे हैं। बट बाद में जब इंडिया ने, जब दलाई लामा इंडिया में एंटर हो गए, तो उसके बाद इंडिया और चाइना के रिलेशंस को लेके इसमें बिटरनेस आ गई। थर्ड इसका जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है जो चाइना को सपोर्ट करता है इंडिया का, सो दैट वाज कोरियन वॉर। कोरिया की जो वॉर थी 1950s में, तो उसमें कोरिया इन्वॉल्व था, चाइना इन्वॉल्व था, और कहीं ना कहीं इसमें यूएसए की इन्वॉल्वमेंट थी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये कुछ कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पर यूएसए चाइना को थ्रेट कर रहा था, डरा रहा था कि जो चाइना की जो इन्वॉल्वमेंट है, या उनकी जो उसकी इंटरफेरेंस है इस कोरियन वॉर से, वो चाइना अपने आप को उसको विदड्रॉ करे अपनी फोर्सेस को। बट चाइना इस चीज़ के लिए एग्री नहीं किया कि वो उन्होंने अपनी जो फोर्सेस है विदड्रॉ नहीं की। देन यूएसए ने यूनाइटेड नेशन में एक पॉलिटिकल कमेटी में, जनरल असेंबली की एक कमेटी होती है पॉलिटिकल कमेटी, तो उस पॉलिटिकल कमेटी में उसने चाइना को के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन लेके आया यूएसए, बिकॉज यूएसए का यूनाइटेड नेशन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बिकॉज यूएसए उस टाइम जो एज ए सिंगल सुपर पावर जिसको वैसे उसको कम्पीट कर रही थी यूएसएसआर, बट यूएसए को कि उस लेवल पे या उसको सभी फ्रंट पे उसको डिफेंड नहीं कर पा रहा था यूएसएसआर। तो यूएसए ने इस रेजोल्यूशन को लेकर आया, तो उसको यूएसएसआर, इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस रेजोल्यूशन को अपोज़ किया। तो उसको इंडिया ने भी इसको अपोज़ किया, तो इससे इंडिया और जो चाइना के रिलेशंस थे तो वो फ्रेंडली रखने में ये इसके भी कोई इंपॉर्टेंट रोल था, कोरियन वॉर को सपोर्ट करना। कोरियन वॉर में इंडिया ने किसको सपोर्ट किया? चाइना को, यूएसए को अपोज़ किया। तो ये भी एक इंडो चाइना रिलेशन के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट गया। उसके बाद पंचशील हुआ 1954। पंचशील हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि अप्रैल 29 को 1954 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ इंडियन और चाइना प्राइम मिनिस्टर के बीच। उसके 5 प्रिंसिपल्स थे, जिसमें आता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, और उसके बाद म्यूचुअल जो नॉन अग्रेशन है, एक दूसरे के ऊपर अग्रेशन नहीं दिखाएंगे दोनों कंट्रीज़, एक दूसरे के जो इंटरनल अफेयर्स होंगे इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, इक्वालिटी को और म्यूचुअल जो बेनिफिट्स हैं उसको प्रमोट करेंगे, पीसफुल को एग्जिस्टेंस होगी, दोनों कंट्रीज़ अच्छे तरीके से रहेंगे, अपने रिलेशंस को बेटर बनाने के लिए एफर्ट्स करेंगे। तो ये 5 प्रिंसिपल थे, इन 5 प्रिंसिपल्स के लिए इसको नेम दे दिया पंचशील। तो यहाँ पर एक स्लोगन भी रेज़ किया गया, हिंदी चीनी भाई भाई। तो ये स्लोगन भी इस टाइम में ही रेज 1954 के बाद हिंदी चीनी भाई भाई जो स्लोगन रेज किया गया था, ये इंडिया और चाइना के जो रिलेशन फ्रेंडली रिलेशन थे इसको एक्सप्लेन करता है, हिंदी चीनी भाई भाई स्लोगन। तो इसके बाद रिकग्निशन ऑफ पंचशील बाय अदर कंट्रीज। तो जो पंचशील था तो जो काफ़ी अट्रैक्टिव जो उसकी प्रोविज़न रखे गए, तो उसके प्रोविज़न को बाकी कंट्रीज़ ने भी एक्सेप्टेंस दी। इसको काफ़ी इंपॉर्टेंटली बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे एशियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन जो एशियन और अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस हुई बदोंग में इंडोनेशिया में, तो वहाँ पर इसको रिकॉग्नाइज़ कर दिया गया, इसके प्रिंसिपल्स को रिकॉग्नाइज़ किया गया। देन 1955 में सोवियत यूनियन ने इसको रिकॉग्नाइज़ कर दिया, इसके प्रिंसिपल्स को। देन 1957 में जनरल असेंबली जो यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड पार्लियामेंट है, वर्ल्ड पार्लियामेंट में भी इन प्रिंसिपल्स को
अप्रिशिएट किया गया कि इंडिया और चाइना ने जो प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश किए हैं तो सभी कंट्रीज को इस टाइप के अपने जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं इस टाइप से सॉल्व करने चाहिए। बट लेटरली ये इफेक्टिव नहीं रहा, लेटरली इसमें प्रॉब्लम्स आई, बट इनिशियली जो काफ़ी अट्रैक्टिव था ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो 2004 जब इसके 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए पंचशील के, तो टिल डेट इसके 172 कंट्रीज ने इसको रिकग्नाइज कर दिया था इन प्रिंसिपल्स को, 172। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी पॉजिटिव है कि कंट्रीज अपने बॉर्डर्स को लेके सीरियस हैं या अवेयर हैं कि उनको बॉर्डर डिस्प्यूट हैं वो सॉल्व होने चाहिए। तो 172 कंट्रीज ने इस प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया, को रिकग्नाइज किया, नॉट अडॉप्ट किया। सो जितना एरा ऑफ फ्रेंडली या फ्रेंडशिप, तो उसके बाद एरा ऑफ मिसट्रस्ट। अब इंडिया और चाइना के बीच में जो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो मिसट्रस्ट को इंडिकेट करते हैं, इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें स्पेशली फर्स्ट आता है मैकमोहन लाइन एंड बॉर्डर डिस्प्यूट। अब मैकमोहन लाइन क्या है, तो 1914 जब इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल था, इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर था और चाइना में रिपब्लिक ऑफ चाइना था, रिपब्लिक जस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, चाइना का बना 1949 में। 1949 से पहले चाइना था रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। तो 1914 से 1914 में क्या हुआ था कि एक इंडिया और चाइना के बीच में एक बाउंड्री डिमार्केट की गई थी, एक बाउंड्री बनाई गई थी। तो उसके जो बाउंड्री बनाई गई थी उसके हेड थे मैकमोहन, तो इसीलिए इस लाइन को बोला जाता है जो बाउंड्री ड्रॉ की गई थी, डिमार्केट की गई थी, तो उसको नेम दिया गया मैकमोहन लाइन, ठीक है। तो 1914 में, तो 1953 में चाइना ने क्या किया, चाइना ने कुछ मैप पब्लिश किए, अपनी कंट्री के मैप बनाए। तो उन मैप्स में चाइना जो अपने मैप्स में दिखा रहा है कि ये वाले जो रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न जो बॉर्डर है वो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है, तो वो उसमें मीन्स जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है, कुछ पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तो जो इंडिया के थे बट वो अपने मैप में इसको दिखा रहे थे। और उसके बाद एक लेटर भी आया इंडिया को, जब 1959 जब दलाई लामा इंडिया में असाइलम ले लिया, शरण ले ली दलाई लामा ने, तो उसके बाद चाइना और इंडिया के रिलेशन जैसे ही ख़राब होने शुरू हो गए, चाइना ने अपना इंडिया को एक लेटर इशू किया, जब उसमें वो उस लेटर में था कि चाइना मैकमोहन लाइन को कंसीडर ही नहीं करता, वो मानता नहीं कि मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना की बाउंड्री को एक्सप्लेन करती है, या उसके अकॉर्डिंग हमारी बाउंड्री है, मैकमोहन लाइन को हम नहीं मानते। तो चाइना ने बड़ा क्लियरली इंडिया को जो बाउंड्री डिमार्केशन को लेके क्लियर कर दिया। तो ये इरा था जहाँ से इंडिया और चाइना के रिलेशन ख़राब होने शुरू हो गए। तो इससे कौन सा इवेंट था जो उसका टर्निंग पॉइंट था, वो टर्निंग पॉइंट था जब दलाई लामा इंडिया में अपने फॉलोअर्स को लेकर उन्होंने एज अ रिफ्यूजी इंडिया में एंटर हुए, इंडिया ने उसको रिफ्यूज़ किया, शरण दे दी। तो उसके बाद इंडिया और चाइना के रिलेशन हैं वो लिटरली ख़राब होने चाहिए, इसका टर्निंग पॉइंट है इंडिया और चाइना के रिलेशन को लेके। सो वो मार्च 1959 में ही आए थे, और इसी सेम मंथ, उसी महीने में जो इंडिया को एक लेटर इशू किया गया जिसमें उन्होंने मैकमोहन लाइन को अपने जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर मानने से इनकार कर दिया। तो नेक्स्ट असाइलम टू दलाई लामा इन इंडिया। तो उसके बाद इंडिया में मार्च, वैसे उन्होंने जनवरी को ही जो डिस्प्यूट शुरू हो गया था, इंडिया कहीं ना कहीं तिब्बत को सपोर्ट कर रहा था, तो उसके बाद जो दलाई लामा ने असाइलम ने इंडिया में लिया, तो उसके बाद उनके रिलेशन और ख़राब हुए। उसके बाद डायलॉग बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ बोथ कंट्रीज़, तो ये भी तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक प्राइम मिनिस्टर लेवल की मीटिंग्स जो कॉन्फ्रेंसेज हुई, बट वो अनसक्सेसफुल रही, बिकॉज जब 19 सितंबर 1959 में क्या हुआ, चाइना ने इंडिया का नियरली 1200 किलोमीटर का एरिया था, जो 1200 किलोमीटर एरिया था, जो लद्दाख टेरिटरी, जो लद्दाख रीजन जम्मू कश्मीर का पार्ट है लद्दाख, तो वहाँ पर जो माउंटेनियस एरिया है अक्साई चिन एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया, उसको ऑक्यूपाई कर लिया चाइना ने। तो उस बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर इंडिया ने चाइना को काफ़ी प्राइम मिनिस्टर लेवल पे जो मीटिंग्स की गई, बट वो मीटिंग अनसक्सेसफुल रही। चाइना ने कोई इंडिया को इस लेवल पे आके कोऑपरेट नहीं किया, बिकॉज उसने इंडिया का 1200 जो किलोमीटर का एरिया था अक्साई चिन, उसको वो जो POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो उसके साथ जो चाइना के वाली साइड है जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ पर है अक्साई चिन। सो नेक्स्ट, तो ये तो हो गया इंडिया के जो 3
जो सेकंड फेज़ हमने कर लिया, और सेकंड फेज़ में ही मिसट्रस्ट का जो एक इसका बिगेस्ट एग्जांपल आती है वो आती है सिनो इंडियन वॉर। सिनो मीन्स चाइना और इंडिया, और इंडो चाइना वॉर या इंडो सिनो वॉर हम इसको बोलते हैं 1962। सो जैसे ही जो थर्ड हम पॉइंट कर रहे थे कि जैसे ही 1960 में क्या हुआ, दोनों कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर मिले, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे जो मीटिंग्स हुई, बट वो मीटिंग्स का कोई रिजल्ट नहीं रहा, ठीक है ना, तो वो अनसक्सेसफुल रही। तो उसके बाद क्या था कि जब प्राइम मिनिस्टर्स में मीटिंग जो कॉन्फ्रेंस जब उनकी मीटिंग्स हो रही हैं वो मीटिंग सक्सेसफुल ना हो तो मीन्स द रिलेशन हैं वो ख़राब हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उन रिलेशन ख़राब हो रहे, रिलेशन कन्वर्ट हो गए इनटू अ वॉर। तो इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में एक वॉर हुई। तो उस वॉर के बारे में जब देखते हैं कि अक्टूबर 20 1962 अक्टूबर में चाइना ने इंडिया के ऊपर जो मैसिव इन्वेजन किया, एक अटैक कर दिया। तो दो अलग अलग फेज़ में अटैक हुए, पहले अक्टूबर में देन नवंबर में अटैक हुआ। अक्टूबर में नियरली जो अटैक किया गया वो नियरली 1 वीक तक चलता रहा वो अटैक। उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट था, वो उसको कैप्चर कर लिया अरुणाचल प्रदेश के जो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ थे, की एरियाज़ थे, उसको कैप्चर कर लिया था अक्टूबर में। देन सेकंड वेव ऑफ अटैक थी जो उसमें नेक्स्ट मंथ हुई नवंबर में। तो उसमें भी बहुत सारी जो इंडिया की फोर्सेस थी, जैसे ही इंडियन फोर्सेस ने जो लद्दाख का एरिया ब्लॉक कर दिया, तो उसके बाद जो चाइनीज़ ने असम प्लेन्स के जो एंट्री पॉइंट्स थे तो वहाँ पर अटैक कर दिया। असम प्लेन्स के जो असम के ऊपर अटैक कर दिया और असम का जो कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। दैन उसके बाद एक कुछ जो मीटिंग्स हुई, कुछ कंट्रीज़ ने, यूनाइटेड नेशन ने इंटरफेयर किया। उसके बाद 19 नवंबर 21 1962। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इंडिया का एक फ्रेंडली कंट्री थी, तो वो थी यूएसएसआर। जब भी इंडिया को किसी कंट्री के साथ वॉर या कोई वेपन्स या मिलिटरली इंडिया के ऊपर कोई क्राइसिस आता है तो यूएसएसआर इंडिया को हमेशा सपोर्ट करता है। बट ये जो यूएसएसआर था वो चाइना और रशिया दोनों से उसके रिलेशंस वो फ्रेंडली थे। और अब जहाँ पर इंडिया और चाइना की जो वॉर है तो उसमें वो न्यूट्रल रहा। यूएसएसआर ने ना ही इंडिया या ना ही चाइना को कुछ सपोर्ट किया और ना ही उनके अगेंस्ट कुछ स्टेप्स लिए। तो उन्होंने यहाँ पर यूएसएसआर का जो रोल था वो एज ए न्यूट्रल कंट्री था। अदरवाइज़ इंडिया का पाकिस्तान के साथ कोई प्रॉब्लम्स होती हैं मिलिटरली तो उसमें यूएसएसआर इंडिया का सपोर्ट करता है। बट चाइना के साथ ऐसा नहीं हुआ। चाइना और इंडिया का जो वॉर हुआ तो उसमें यूएसएसआर न्यूट्रल कंट्री था। समझिए नेक्स्ट, तो उसमें इंडो चाइना वॉर थी 1962 की। तो इंडो सिनो वॉर में क्या, तो इससे क्या होगी, इंडिया के जो रिलेशंस हैं चाइना ने अटैक किया था तो रेगुलरली इंडिया की जो इमेज थी होम और अब्रॉड दोनों साइड डोमेस्टिकली भी इंडिया की जो इमेज है वो ख़राब हुई और जो इंटरनेशनली भी इंडिया की जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे इंडिया की इमेज है वो उसको डेंट हुई, इमेज ख़राब हुई कि इंडिया चाइना को अच्छे से हैंडल नहीं कर, उसकी आर्मी के सामने इंडिया ने एक टाइप से वो हार गई जा। तो उस टाइप से जो हुआ तो सो इंडिया में पंडित नेहरू उस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। अपोजिशन ने भी क्रिटिसाइज़ किया और बहुत सारी जजमेंट्स आई तो इसको पुअर गवर्नमेंट बोला गया, ठीक है ना, पुअर जजमेंट। उसके बच्चों कि इसमें बहुत सारे जो उन्होंने पॉइंट रेज किए कि इंडिया चाइनीज़ जो इंटेंशन थे तो उसको अच्छे से जज नहीं कर पाया कि चाइना के क्या क्या इंटेंशन है इंडिया को लेके। उससे बिकॉज इंडिया इसको चाइना को एक अच्छा फ्रेंड मानता था बट चाइना के इंटेंशंस क्लियर नहीं हुए, इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर उसको जज नहीं कर पाए। उसके बाद इंडिया की जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस थी वो भी पूरे वर्ल्ड के सामने आ गई, चाहे इसमें बांग्लादेश या जो इंडिया के नेबर कंट्रीज़ थे तो उनमें इंडिया की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। नेक्स्ट इसमें अब इंडिया की पॉलिटिकल जो सिस्टम था उसमें क्या चेंज आया इंडिया चाइना वॉर के बाद। इंडिया में दो पार्टीज़ बन गई, सीपीआई जो बेसिकली सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी तो उसमें सीपीआई में फैक्शंस हो गई, सीपीआई दो पार्टीज़ में डिवाइड होगी। सीपीआई जो बेसिक पार्टी थी जो थी प्रो रशिया और जो सीपीआई-एम जो चाइना प्रो थी, जो प्रो चाइना थी वो सीपीआई-एम बनी 1964 में स्प्लिट हुई। जैसे ही इंडो चाइना वॉर ख़त्म हो गई उसके विद इन अ फ्यू मंथ्स इंडिया की सीपीआई पार्टी थी उसने कांग्रेस से अपना सपोर्ट वापस ले लिया और उनके बीच में
जो डिफरेंसेस आने शुरू हो गए, इंटरनल पार्टी के अंदर जो डिफरेंसेस आए। नेक्स्ट, तो इंडिया के ऊपर इसके नॉर्थ ईस्ट जो रीजन था इंडिया का, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ। नॉर्थ ईस्ट मीन जो असम वाली, जो असम साइड है, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो उस रीजन में जो क्या इसके इम्पैक्ट हुए। तो इंडिया ने इमीडिएटली क्या किया कि उस रीजन में जो इंडिया की कुछ, जैसे नागालैंड थे, नागालैंड को फुल स्टेटहुड दे दिया, नागालैंड को फुल स्टेटहुड, उसको स्टेट बना दिया प्रॉपर। उसके बाद जो मणिपुर और त्रिपुरा थे, यूटीज़ थी, तो उनको राइट टू इलेक्ट देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, कि वो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ को खुद इलेक्ट कर सकते हैं। तो उस टाइप के राइट्स उनको दिए गए। तो ये किसका इम्पैक्ट था, ये इम्पैक्ट था इंडो चाइना वॉर का। बिकॉज इससे अभी उनको चाइना का जो इंटेंशन था वो क्लियर हो गया कि चाइना इंडिया के बहुत सारे एरियाज़ को ऑक्यूपाई करना चाहता है, उसमें स्पेशली अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, जम्मू कश्मीर है। तो इसीलिए इंडिया को काफ़ी जो वर्क करने के और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए ना स्टेट के साथ। तो दैट्स वाई इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए, नागालैंड को स्टेट बना दिया प्रॉपरली, मणिपुर और जो त्रिपुरा है तो उनको प्रॉपरली राइट्स दे दिए। हाँ जी, नेक्स्ट, उसके बाद हॉस्टाइल एटीट्यूड ऑफ चाइना, इंडिया को लेके चाइना का जो हॉस्टाइल एटीट्यूड था वो क्लियर हुआ जून 1967 में। इंडिया की जो चाइना में एम्बेसी थी, तो उस एम्बेसी में जो इंडिया के दो सेक्रेटरी थे, तो उन सेक्रेटरीज को एस्पोनेज, उनको जासूसी करने के लिए उनको चार्ज किया गया, उनसे मिसबिहेव किया गया कि वो जो चाइना में इंडिया की एम्बेसी थी, तो वहाँ पर जो सेक्रेटरीज थे, तो उन सेक्रेटरीज को काफ़ी उनके साथ जो इल ट्रीट किया गया, मिसबिहेव किया गया उनको चाइना में। बिकॉज उनको चार्ज किया गया कि वो चाइना में इंडिया के लिए जासूसी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके रिटर्न में इंडिया ने क्या किया, उसको रिस्पॉन्ड करते हुए इंडिया ने भी जो चाइनीज एम्बेसी में जो इंडिया में चाइनीज एम्बेसी थी, तो उसके जो कुछ सेक्रेटरी थे उनको वापस चाइना भेज दिया। देन नेक्स्ट, उसके बाद जब वॉर हुई, इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई 1965 में, 71 में वॉर हुई, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो चाइना था वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान को एम्यूनिशन हो गया, उसमें वेपन्स हैं वो प्रोवाइड करवा रहा था कहीं ना कहीं, ताकि वो इंडिया में जो डिस्टर्बेंस है उसको कर सके। और दूसरे फ्रंट से जब इंडो चाइना बॉर्डर पे भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस कर रहा था, ताकि इंडिया का जो माइंड है वो डाइवर्ट किया जा सके, जो इंडिया की आर्मी को डाइवर्ट किया जा सके। नेक्स्ट, चाइनाज रिफ्यूज़ल टू रिकग्नाइज अरुणाचल प्रदेश एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इंडिया और चाइना के जो रिलेशन में बिटरनेस आती है वो आती है, चाइना अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का पार्ट नहीं मानता। जो अरुणाचल प्रदेश का नियरली 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उसको अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का पार्ट नहीं मानता। चाइना बोलता है कि 90,000 जो स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया अरुणाचल प्रदेश का है वो चाइना का है, उसको क्लेम करता है। और सिमिलरली वो क्या करता है, जम्मू कश्मीर में चाइना अपना जो बताता है कि उसने 38,000 किलोमीटर का जो स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वो चाइना का है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको लेके इंडो चाइना रिलेशंस कॉन्टीन्यूसली ख़राब चल रहे हैं। उसके बाद 7th पॉइंट है चाइना अपोजिशन ऑफ इंडिया। चाइना हमेशा इंडिया को अपोज करता है इन द इंटरनेशनल मीटिंग्स, जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो स्पेशली NSG जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, जो पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर सप्लाई को देखते हैं, तो वो कंट्रीज़ का ग्रुप है, चाइना उसमें एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। तो NSG में इंडिया को जो एंट्री नहीं मिलती, जब भी NSG का मेंबर इंडिया को बनाने के लिए कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो बहुत सारी कंट्रीज उससे एग्री करती हैं, तो उसके लिए चाइना हमेशा इस चीज़ को अपोज करता है, ठीक है ना। सितंबर 2008 में भी जो वियना में एक मीटिंग हुई थी, ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, तो वहाँ पर एक मीटिंग हुई, तो वहाँ पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और चाइना, इन कंट्रीज़ ने मिलकर इंडिया के ऊपर जो सैंक्शंस दी, वो सैंक्शंस को रिमूव करने का जो रेजोल्यूशन लेके आए थे वो अपोज किया कि इंडिया को जो NSG की मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए, और ना ही इंडिया को न्यूक्लियर डील करने के लिए इंडिया को अलाउ करेंगे। बिकॉज इंडिया ने 2006 में 2006 में इंडिया ने अमेरिका के साथ एक डील की थी, न्यूक्लियर डील थी, तो उसको कंप्लीट करने के लिए इंडिया को कुछ जो इंटरनेशनली जो सैंक्शन थे वो ख़त्म करवाने थे, बट चाइना इस चीज़ के लिए एग्री नहीं कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट, चाइना का जो इंटरनेशनल एटीट्यूड
इंडिया के लिए है। तो 2016 में इंडिया को NSG की मेंबरशिप मिलने के लिए एक मीटिंग है, तो वहाँ पर काफ़ी पॉसिबिलिटी थी कि इंडिया को मिल जाएगी, बट तो वहाँ पर सिंगल ऐसी कंट्री थी जिसने अपोज किया था, तो वो थी चाइना। तो इस टाइप से तो ये मीटिंग की गई थी NSG के लिए साउथ कोरिया में, सियोल। सो था सेकंड जहाँ पर इंडिया के और चाइना में मिसट्रस्ट हुआ। थर्ड पॉइंट, थर्ड इसमें था एरा ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अब ये जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए क्या दोनों कंट्रीज़ ने एफर्ट्स करने का शुरू कर दिए, तो जो कोई सिंगल टाइम नहीं हुआ, सो मैनी टाइम्स बहुत कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशंस हैं वो अच्छे करने के लिए एफर्ट्स किए गए। दोनों कंट्रीज़ के दोनों साइड से इनिशिएटिव लिए गए। जैसे 1976 में एग्जांपल है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किए गए आफ्टर द वॉर। फर्स्ट टाइम जो डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिए गए। और उसके बाद 1988 में राजीव गांधी ने चाइना को विजिट किया, ठीक है ना। नेक्स्ट दिसंबर 1993 में जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इंडिया में विजिट किया। 31 ईयर के बाद किसी चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में जो विजिट किया था ली पेंग ने, ठीक है ना। देन 1992 में इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे वेंकट रमन, तो उन्होंने विजिट किया है। उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव ने 1993 को विजिट किया। तो मीन्स कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए 1962 के बाद टेंशन्स भी रही, प्लस जो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए एफर्ट्स भी किए गए, ठीक है ना। तो 21st सेंचुरी में नेक्स्ट जो 21st सेंचुरी में किए गए एफर्ट्स किए गए हैं, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट किया उन्होंने 2002। उसके बाद 2004 में एक एयर सर्विस शुरू की गई बीजिंग और न्यू दिल्ली से के बीच में। 2004 में डायरेक्ट जो बीजिंग टू न्यू दिल्ली दोनों कंट्रीज़ की कैपिटल एयर सर्विस शुरू हुई। नेक्स्ट अप्रैल 2005 चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर जो जियाबो थे, बेन जियाबो, तो उन्होंने 4 डे विजिट इंडिया में की थी। तो उसके 4 दिनों में बहुत सारे जो कंट्रीज़, दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए। स्पेशली उन्होंने सिक्किम का जो इशू था वो एक्सेप्ट किया कि सिक्किम इंडिया का पार्ट है और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन कंट्रीज़ के बीच में कुछ दोनों ट्रेड्स को लेके कि जो 20 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स US डॉलर, जो 20 बिलियन US डॉलर का हम जो व्यापार करेंगे नेक्स्ट 3 ईयर में, तो उसका जो टारगेट रखा गया 2005 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो डिसीजन लिए गए 2005 में, ठीक है ना। एक तो सिक्किम को एक्सेप्टेंस मिली और दूसरा तो इंडिया में वो अप टू 20 बिलियन US डॉलर का जो ट्रेड होगा बायलेटरली दोनों कंट्रीज़ में। उसके बाद नेक्स्ट 2006 में जो नथुला पास है सिक्किम में, उसको ओपन कर दिया गया सिल्क रूट के लिए, जिसको 1962 के बाद बंद कर दिया गया था। तो इस टाइप से बहुत सारे जो एफर्ट्स हैं मतलब बोथ साइड वो लिए गए। उसके बाद 2008 इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने 3 डे विजिट की चाइना की। तो उसमें स्पेशली जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की गई इंडिया और चाइना के जो, और एशिया में एक बैलेंस ट्रेड बैलेंस बनाने के लिए कि दोनों कंट्रीज़ में। तो 2010 तक वो जो हमने किया था कि 2008 तक हम 20 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड करेंगे, तो उस ट्रेड का टारगेट रखा गया 60 बिलियन, 3 टाइम ज़्यादा बायलेटरल ट्रेड होगा बाय 2008 में इसको टारगेट को फिक्स किया गया कि हम 2010 तक 60 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट 2010 में जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर थे बेन जियाबो, तो उन्होंने 3 डे विजिट की। तो इसमें इंडिया और चाइना के जो इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उसको लेके, जो पाकिस्तान में टेररिज्म है तो उसकी एक्टिविटीज़ को लेके, तो उसके इशू को डिस्कस किया गया। और जो स्टेपल वीज़ा जम्मू कश्मीर को देता है, उसको प्रोवाइड करता है जहाँ अरुणाचल प्रदेश को चाइना, तो उसको लेकर डिस्कशन हुई। स्टेपल वीज़ा मीन्स जैसे जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है, बट चाइना जम्मू कश्मीर के लोगों को एक वीज़ा प्रोवाइड करता है स्टेपल वीज़ा। तो इंडिया ने उसको अपोज किया था कि बिकॉज JNK इंडिया का पार्ट है, तो इंडियन एम्बेसी के थ्रू उनका वीज़ा होना चाहिए, ना कि उसको पाकिस्तान के थ्रू, तो वहाँ पर उनका वीज़ा। तो उसको भी डिस्कस किया गया इशू को, बॉर्डर इशू डिस्कस किए गए, राइट। उसके बाद जो डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स हुए इंडिया में 2013 में किया गया, बिकॉज दोनों के जो बॉर्डर हैं 4000 का नियरली, इंडिया जो चाइना का बॉर्डर है 4000 किलोमीटर का जो टोटल इसकी लेंथ है। तो यहाँ पर डिफेंस को लेके, बॉर्डर डिफेंस को लेके
काफ़ी जो डिस्कशन हुई थी 2013 में। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट उसके में नेक्स्ट जब इंडिया जो करंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जो किए, उन्होंने 3 डे विजिट की थी चाइना में 2015 में चाइना के। तो वहाँ पर नियरली 24 एग्रीमेंट साइन किए गए, रेलवेज़ को लेके, माइनिंग को लेके, स्पेस, साइंस, इंजीनियरिंग, और सिस्टर सिटीज़ हैं जैसे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है, चंडीगढ़ और चेन्नई, तो इन सिटीज़ को लेके तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो चाइना की हेल्प से लिए स्टार्ट किए जाएंगे। उसके बाद 2018 2 डेज़ इनफॉर्मल टॉक्स की गई दोनों प्राइम मिनिस्टर लेवल की, इंडियन नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट जिनपिंग के बीच में, उसको वुहान में किया गया। नेक्स्ट इंडिया चाइना का हॉस्टाइल एटीट्यूड है टुवर्ड्स इंडिया। इंडो चाइना जो रिलेशंस हैं सितंबर 2008, हॉस्टाइल एटीट्यूड तो हमने दो उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली। एक तो इंडिया को 2006 में जब 2008 में जब इंडिया को सैंक्शंस रिमूव करवानी थी, सैंक्शंस जो इंडिया के ऊपर एक तरीके से बैन लगे हुए थे वो बैन ख़त्म करवाने थे, तो उसके लिए इंडिया को सपोर्ट नहीं किया चाइना ने, बल्कि इंडिया को चाइना ने अपोज किया उल्टा। उसके साथ कौन सी कंट्रीज थी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड, इन कंट्रीज़ ने अपोज किया। नेक्स्ट उसके बाद इंडिया और चाइना के बीच में जो एक LAC बनाई गई, जब उसने मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया, उसके बाद इंडिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 इंडिया के बॉर्डर हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ है, लाइन ऑफ कंट्रोल LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, तो वो चाइना के साथ है। हाँ जी, नेक्स्ट जब चाइना ने जब 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को री इलेक्ट किया गया, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तो उस टाइम चाइना ने डिससेटिस्फेक्शन अपना जो एक्सप्रेस किया था इसको लेके, अरुणाचल प्रदेश को लेके। उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अरुणाचल प्रदेश को विजिट किया, और वो अरुणाचल प्रदेश को चाइना का पार्ट मानते हैं, ना कि इंडिया का, तो इसलिए वो बोलते हैं कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, तो वहाँ पर इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है वो विजिट नहीं कर सकता, तो उस टाइप का उन्होंने डिससेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस किया था। उसके बाद दलाई लामा को लेके, जो दलाई लामा ने अरुणाचल प्रदेश को विजिट किया, तो ये भी चाइना के लिए काफ़ी जो डिससेटिस्फेक्शन का एक रीज़न था। नेक्स्ट डिस्कस करें तो कुछ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आता है कि चाइना हैड रिफ्यूज़ टू ग्रांट वीज़ा टू इंडिया का जो लेफ्टिनेंट जनरल थे BS जसवाल, तो उनको चाइना ने वीज़ा नहीं देने से रिफ्यूज़ कर दिया, उनको वीज़ा नहीं ग्रांट किया गया। उसका रीज़न क्या था, उन्होंने इसके पीछे रीज़न दिया कि जो BS जसवाल थे, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो मानते हैं, चाइना मानता है कि वहाँ पर वो सिक्योरिटी फोर्सेस को कमांड कर रहे थे, तो दैट्स वाई हम BS जसवाल को वीज़ा ग्रांट नहीं करेंगे। तो इसलिए जो इंडिया और चाइना के बीच में जो डिफेंस एक्सचेंज प्रोग्राम था वो सस्पेंड कर दिया गया फॉर टाइम बीइंग। सो नेक्स्ट जो इसमें आता है वो 2012, तो यहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप के थे कैप्टन M पेंगिंग, तो उनको वीज़ा डिनाई कर दिया गया, चाइना ने उनको वीज़ा नहीं दिया, बिकॉज उनको कि अरुणाचल प्रदेश में वो एज ए ऑफिसर अपॉइंट किए गए थे। तो उस टाइप से बहुत सारे चाइना का जो हॉस्टाइल एटीट्यूड है टिल नाउ, आज तक वो इंडिया का और चाइना के रिलेशंस हैं उस लेवल पे इंडिया और चाइना में कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाया जिस लेवल का बिल्ड होना चाहिए था। तो रिसेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है वो आती है 2016 में इंडिया को जब NSG की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, तो उस टाइम चाइना ने इसको स्ट्रांगली अपोज किया इंटरनेशनल लेवल पे कि इंडिया को NSG की मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए। पहले इंडिया NPT साइन करेगा, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करेगा, उसके बाद इंडिया को NSG की मेंबरशिप मिलनी चाहिए, जबकि इंडिया बाकी जो सभी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंडिया इसकी जो शर्तें हैं वो पूरी कर रहा है, बट उसके बाद भी चाइना ने इसको अपोज किया। 2017 में इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन्स इतनी इंटेंस हो गई थी कि एक बार तो जो वॉर कंडीशंस इस्टेब्लिश हो रही थी। तो उसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न था डोकलाम जो इंडिया और चाइना का
और भूटान ट्राई जंक्शन एरिया है, 3 कंट्रीज़ का बॉर्डर है, इंडिया, चाइना एंड भूटान। तो वहाँ पर एक एरिया है डोकलाम, डोकलाम ट्राई जंक्शन पे। तो वहाँ उसके नियरली चाइना की रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा था, तो उसको लेके इंडिया ने उसको अपोज किया, तो इसीलिए इंडिया और चाइना में जो टेंशन हुई थी। सो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ टॉपिक इंडिया इंडो चाइना रिलेशंस। तो इसमें काफ़ी अप डाउन्स हैं, फ्रेंडशिप, एरा ऑफ फ्रेंडशिप, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, मिसट्रस्ट का जो एरा है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, लॉग आउट।